नमस्कार। आपके नमस्कार को चमत्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। दोस्तों, तुगलक वंश का फर्स्ट शासक गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। और उन्हें गाजी मलिक तुगलक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गाजी मलिक तुगलक भी कहा जाता था। और गयासुद्दीन तुगलक की जो माता थी वह बाई कास्ट जाट थी। कौन थी? जाट थी। और उनके पिताजी करोना तुर्क थे। कौन थे? करोना तुर्क थे। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों गाजी मलिक तुगलक के बारे में। इनको दीपालपुर का राज्यपाल बनाया गया था। तो बताएंगे दोस्तों कहाँ का राज्यपाल? दीपालपुर का। अच्छा, मलिक उल गाजी 29 बार भारत से मंगोलों को खदेड़ा। किसने खदेड़ा? मलिक उल गाजी ने 29 बार भारत से मंगोलों को खदेड़ डाला। इसीलिए इन्हें गाजी बेग तुगलक या मलिक उल गाजी कहा जाता था। इन्हें गाजी तुगलक भी कहा जाता था। और बाद में जो इनके उत्तराधिकारी हुए हैं, इन्हीं कारण से तुगलक वंशी या तुगलक वंश कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश और तुगलक वंश का प्रशासन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम तुगलक वंश का प्रशासन। तो दोस्तों, किसानों से लगान 1/5 से 1/3 भाग लिया जाता था। कुल उपज का कितना भाग लिया जाता था? 1/5 से 1/3 भाग। यदि किसी वजह से अकाल आ जाए तो भूमि कर माफ कर दिया जाता था। तो भूमि कर माफ कर दिया जाता था। राजस्व वसूलने वाले सरकारी कर्मचारियों को नगद की बजाय मुफ्त जागीरें दी जाती थी। मतलब मुफ्त जमीनें दी जाती थी, यानी कि उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था। नस्ल एवं बटाई की प्रथा जारी रही। गयासुद्दीन तुगलक के समय में नस्ल एवं बटाई की प्रथा जारी रही। अलाउद्दीन के समय कठोर दंड समाप्त हो गया। तो किसके समय में कठोर दंड की व्यवस्था समाप्त हुई? अलाउद्दीन के समय में। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी थे, यदि वो सरकारी धन का गमन करते थे या बेईमाना करते थे, और चोरों को कठोर दंड दिया जाता था। किस किस को? सरकारी दंड, यानी कि सरकारी दंड नहीं, सरकारी धन की बेईमानी करने वालों को, वह चोरों को कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। अब पढ़ेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो यह सर्वाधिक विद्वान था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश में सर्वाधिक विद्वान था, शिक्षित शासक था। और यह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान को अच्छे से भली भांति समझता था। इसके साथ साथ वह दूसरे ग्रंथों, दूसरे विषयों को भी समझता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, हम जानेंगे अब शासन व्यवस्था। ठीक है साहब लोगों। तो मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था कैसी थी, हम अब जानेंगे। दोस्तों, इन्होंने कृषि के लिए, किसके लिए? कृषि के लिए एक विभाग की स्थापना की। उस विभाग का नाम रखा दीवान ए अमीर ए कोही। दीवान ए अमीर ए कोही। क्या उद्देश्य था इसका? अधिक से अधिक भूमि पर कृषि उत्पादन किया जाए। अधिक से अधिक भूमि पर कृषि उत्पादन किया जाए। इसके लिए इन्होंने 60 वर्ग मील की एक पट्टी का निर्धारण भी किया। तो 60 वर्ग मील की पट्टी का निर्धारण कृषि उपज के लिए किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और
इन्होंने फसल चक्र भी अपनाया था। तो आपसे कोई पूछे कि फसल चक्र किसने अपनाया, आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन के बारे में। तो किन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक साहब ने राजधानी परिवर्तित की थी दिल्ली से दौलताबाद। कहाँ? दिल्ली से दौलताबाद, जिसे कहते हैं देवगिरी। क्या कहते हैं दोस्तों? देवगिरी। तो दोस्तों देवगिरी किसे कहते हैं? दिल्ली को कहते थे। किसे कहते थे? दिल्ली को देवगिरी या दौलताबाद कहा जाता था। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है इब्न बतूता। इन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए स्थानांतरित किया था क्योंकि जो दिल्ली के दुष्ट लोग थे वो इनको असम्मानजनक पत्र लिखा करते थे। किनको? मोहम्मद बिन तुगलक को। और असम्मानजनक बात लिखकर इनसे न्याय की गुहार किया करते थे। इनको अपना इंसल्ट फील होता था, इसीलिए इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है दोस्तों, फिर डॉक्टर के निज़ामी। कौन? डॉक्टर के निज़ामी सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा। क्या रखा? कुतुबाबाद। तथा मोहम्मद तुगलक ने इसका नाम रखा दौलताबाद। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या नाम रखा? दौलताबाद। देवगिरी को कुव्वत उल इस्लाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है प्यारे मित्रों, आप लोगों हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासन। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ सिक्के जारी किए। उन सिक्कों पर लिखा होता था अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। इसका मतलब होता था कि सुल्तान भगवान या अल्लाह का प्रतिनिधि होता है। इब्न बतूता ने स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा। तो दिनार किसने कहा? इब्न बतूता ने। ठीक है साहब लोगों, तो इब्न बतूता किसके कार्यकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, बरनी क्या कहते हैं? बरनी कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की 5 प्रमुख योजनाएं थी। कितनी थी साहब लोगों? 5। पहली योजना, दोआब में कर वृद्धि। तो दोआब में क्या करा इन्होंने? कर वृद्धि कर दी। मित्रों दोआब ऐसा क्षेत्र होता है जहां एक नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है और यहाँ अधिक से अधिक उपज हो जाए। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ दोआब थे यहाँ टैक्स बढ़ा दिया मोहम्मद बिन तुगलक साहब ने। दूसरा, देवगिरी को राजधानी बनाया। दूसरी इनकी प्रमुख योजना थी दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित करना। तीसरी इनकी मुख्य योजना थी सांकेतिक मुद्रा जारी करना। और साहब लोगों चौथी इनकी प्रमुख योजना थी खुरासान पर आक्रमण। 5वीं मुख्य योजना थी कराचील की ओर अभियान। कहाँ की ओर अभियान? कराचील की ओर अभियान। ठीक है साहब लोगों, तुगलक वंश। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का धार्मिक मत कैसा था और उसकी कैसे मृत्यु होती है, कब होती है। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहारों में भाग लिया। क्या क्या उन्होंने? हिंदू त्योहारों में भाग लिया। ऐसा पहला सुल्तान था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों उसने मुख्यतः होली में ज़्यादा भाग लेता था वो। हालांकि सभी त्योहारों में भाग लेता था लेकिन होली को वह अद्भुत के मनाता था। और उसका
धार्मिक मत कैसा था देखते हैं। गैर तुर्कों यानी कि जो तुर्क के नहीं थे और भारतीय मुसलमानों को भी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय मुसलमानों से घृणा नहीं करता था, इसलिए उसने भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पद पर नियुक्त किया था। इसी कारण बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को छिचोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया कहा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के निधन के बारे में। तो इनका निधन हो जाता है 1351 में। कब? 1351। इनकी मृत्यु पर बदायूनी साहब लिखते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो किसने लिखा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये लिखा था बदायूं जी ने। ठीक है साहब लोगों, हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। दोस्तों, तुगलक वंश में हम पढ़ेंगे फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। किसके बारे में? फ़िरोज़ शाह तुगलक। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और अब हम पढ़ेंगे फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या क्या किया है, इनके प्रशासन के बारे में हम जान लेते हैं। क्या जानते हैं साहब लोगों? प्रशासन के बारे में। तो इन्होंने एक रोज़गार दफ्तर खोला और उस रोज़गार दफ्तर के द्वारा व्यक्तियों के गुण और योग्यता को जांचा गया और उनके कौशल के अनुसार अधिक से अधिक रोज़गार दिलाया गया। किसके द्वारा? फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा। अधिक से अधिक रोज़गार दिलवाकर जो उस समय बेरोज़गारी थी, उस समस्या को समाधान किया गया। किसके द्वारा? फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा। ध्यान दीजिए, ये कितने अच्छे शासक थे। दीवान खैरात किस लिए था? दीवान खैरात की स्थापना की गई ताकि गरीब मुसलमानों का उद्धार किया जा सके। ऐसी स्त्रियां जो अनाथ थी उनका कल्याण किया जा सके। विधवा जो महिला थी उनको आर्थिक सहायता दी जा सके। किससे? दीवान खैरात विभाग से। और जो निर्धन मुसलमान थे, ऐसे मुसलमान जो गरीब थे, उनकी लड़कियों का विवाह भी दीवान खैरात विभाग के माध्यम से किया जाता था। साहब लोगों, एक शब्द है दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा का मतलब दोस्तों यहाँ दारू से नहीं है, शराब से नहीं है, बल्कि दारुल सफ़ा ये अस्पताल होता था जिसमें गरीब मुसलमानों का इलाज किया जाता था। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। राज्य के खर्च पर ही हज यात्रा कराने वाला प्रथम शासक फ़िरोज़ शाह तुगलक था। तो सर्वप्रथम अपने खर्च यानी कि राज्य के खर्च पर हज यात्रा भारत में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कराई थी। किसने कराई थी साहब लोगों? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। दीवान बंदगान। अब बंदगान क्या है? जिन्हें बंद करके रखा जाता हो, अर्थात बंदी। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक को बंदी बनाने का या बंदी बनाने का बहुत शौक था लोगों को, इसीलिए उन्होंने एक अलग विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान बंदगान। और उनके पास, किनके? फ़िरोज़ शाह तुगलक के पास 1,80,000 कितने? 1,80,000 बंदी थे। ठीक है साहब लोगों। अच्छा, इन्होंने स्थापना की लोक निर्माण विभाग की। किसकी स्थापना की? लोक निर्माण विभाग की। साहब लोगों, ये इतने इंटेलिजेंट थे अपने ज़माने में कि इन्होंने अधिक से अधिक निर्माण कार्य किया। इन्होंने 300 नए नगर बसाए। किन्होंने? फ़िरोज़ शाह तुगलक जी ने। फ़तेहाबाद, हिसार, फ़िरोज़पुर, जौनपुर, फ़िरोज़ाबाद। और इन्होंने इगदला को आज़ादपुर नाम दिया। और जो उस समय पंडवा था उसे कहा फ़िरोज़ाबाद, जो आज भी है फ़िरोज़ाबाद।
तो ये शहर किसने बसाए? ये फिरोज शाह तुगलक जी ने। लोक निर्माण विभाग के द्वारा ही इन्होंने 5 बड़ी नहर का निर्माण किया। एक है यमुना का पानी हिसार तक लाया गया, दूसरा सिरमौर पहाड़ी में जो पानी था उसे हौसी तक लाया गया, और सतलज का जो पानी है वो घाघरा तक लाया गया, घाघरा से फिरोजाबाद, और यमुना का पानी भी फिरोजाबाद में लाया गया। ठीक है साहब लोगों। अच्छा, सिंचाई व यात्री की सुविधा के लिए इन्होंने विभिन्न स्थानों पर कुएं बनाए। किन्होंने बनाए? फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोस्तों ये अपने किसानों से और यात्रियों से बहुत प्रेम करते थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसलिए इन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर कुएं बनवाए। अच्छा, एक कर स्थापित किया जिसका नाम है हक ए सर्ब। अब क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरों का निर्माण करा दिया, इसीलिए हक से मांग रहे थे ये सिंचाई कर। याद रखना आप, हक ए सर्ब क्या है? हक ए सर्ब एक सिंचाई कर है जो फिरोज शाह तुगलक ने नहर बनवाई थी। जो नहर बनवाई थी, यदि उनसे कोई सिंचाई करता था तो एक कर था, उन्हें एक कर देना पड़ता था जिसे कहते थे हक ए सर्ब। अच्छा, जो शाही नहर होती थी, शाही नहर से जो किसान सिंचाई किया करते थे उन्हें अपनी उपज का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। अर्थात इनके राजकोष में, फिरोज शाह तुगलक के राजकोष में किसानों को अपनी फसल का 1/10 भाग जमा करना होता था। उस समय फिरोज शाह तुगलक के वास्तुकार यानी कि इंजीनियर कौन थे? मलिक गाजी सहना। कौन थे? मलिक गाजी सहना। ठीक है साहब लोगों। अच्छा, दीवान ए विजारत क्या था? तो साहब लोगों, फिरोज शाह तुगलक जितनी भी सरकारी बिल्डिंगों का निर्माण कराते थे, भवनों का निर्माण कराते थे, उनके लिए धन का आवंटन दीवान ए विजारत से किया जाता था। किससे किया जाता था? दीवान ए विजारत से। ठीक है साहब लोगों। तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में पढ़ रहे हैं हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इन्होंने दिल्ली के निकट 1200 नए बाग बनवाए थे या बाग लगवाए थे। किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक साहब ने। फलों की गुणवत्ता में भी इन्होंने सुधार की कोशिश की थी, फिरोज शाह तुगलक साहब ने। अनुवाद विभाग बनाया ताकि हिंदू मुसलमान के ग्रंथ समझ सके और मुसलमान हिंदू के ग्रंथ समझ सकें। यानी कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के विचार या एक दूसरे की संस्कृति समझ सकें। ठीक है साहब लोगों। और इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक साहब ने। ऐसा क्यों किया? ताकि भारतीय ग्रंथों के बारे में या भारतीय जानकारी के बारे में फारसी लोगों को अच्छे से पता चल सके। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी अब जजिया कर लगा दिया। तो इनसे पहले ब्राह्मणों पर किसी ने भी जजिया कर नहीं लगाया था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाले शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक साहब। अशोक के 2 स्तंभ थे। एक था मेरठ में, नहीं स्तंभ तो ज़्यादा थे, लेकिन विशेषकर मेरठ और टोपरा, जहाँ अब अम्बाला शहर है। तो मेरठ व टोपरा से ये दिल्ली लाए गए। कहाँ लाए गए मित्रों? दिल्ली लाए गए। ठीक है लोगों, हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश किस तरह से नष्ट होता है और इसके अंतिम शासक कौन रहते हैं। ठीक है साहब लोगों। तो नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक रहते हैं तुगलक वंश के। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। इनके शासनकाल में ख्वाजा जहाँ ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी।
तो जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा जहाँ ने। और किसके शासनकाल में की थी? नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ठीक है साहब लोगों। नासरुद्दीन के एक भाई साहब रहते हैं जिनका नाम है नुसरत शाह। इन दोनों में तकरार हो जाती है, किस किस में? नासरुद्दीन में और नुसरत शाह में। तो नासरुद्दीन कहते हैं कि साहब दिल्ली मुझे दे दो, और ये कहते हैं नुसरत साहब फिरोजाबाद मुझे दे दो। तो तुगलक वंश दो भागों में डिवाइड हो जाता है, वन इज़ दिल्ली एंड सेकंड इज फिरोजाबाद। तो देखो साहब लोगों, तुगलक वंश के दो भाग हो गए। तो जब किसी चीज़ के दो भाग हो जाते हैं तो शासन प्रशासन समाप्त होने की कगार पर आ जाता है। तो ऐसे में 1398 में तैमूर साहब आक्रमण कर देते हैं दिल्ली सल्तनत पर, और दिल्ली सल्तनत हो जाती है समाप्त, और इसी के साथ हो जाता है तुगलक वंश भी समाप्त। ठीक है मित्रों, तो इस चैप्टर में इतना ही। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।